हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जो कि है हमारे काव्य खंड का अगला चैप्टर, जिसका नाम है ग्रामश्री। तो जैसे कि अभी तक हमने जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उम्मीद है आप सभी ने एक एक बार उन सभी को रिवाइज ज़रूर किया होगा। तो इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है ग्रामश्री। इसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत के जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में। लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनका जन्म हुआ था उत्तरांचल, जो कि आज कहलाता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में कौसानी नामक गांव में सन 1900 में हुआ था। ठीक है, 1900 में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कंप्लीट हुई थी इन्हीं के स्टेट में, जो कि पड़ता है अल्मोड़ा में। 1918 में ये अपने मंझले भाई के साथ कहाँ पहुँच गए? काशी पहुँच गए। और इन्होंने कहाँ पे अपनी शिक्षा स्टार्ट की? क्वींस कॉलेज में। वहाँ से ये प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा कंप्लीट की और ये कहाँ पर आ गए? इलाहाबाद आ गए। सन 1921 में चल रहा था देश में असहयोग आंदोलन, जिसके दौरान ये किनके संपर्क में आए? महात्मा गांधी के संपर्क में आए। और भारतीयों के द्वारा क्या हो रहा था? अंग्रेजी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, न्यायालय में या अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। मतलब जब देश में असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ? जितने भी अंग्रेजी कार्यालय थे, जितने भी अंग्रेजी विश्वविद्यालय थे, कॉलेज थे, न्यायालय थे, इन सभी का क्या किया गया? बहिष्कार करने का आह्वान किया गया, मतलब बहिष्कार करने की अपील की गई। तो उन्होंने क्या किया? महाविद्यालय छोड़ दिया। कौन सा महाविद्यालय? क्वींस कॉलेज, जहाँ पर ये अपनी पढ़ाई कर रहे थे। और ये घर पर ही इन्होंने क्या विद्यालय छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी जैसे भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। मतलब इन्होंने महाविद्यालय तो छोड़ दिया था और घर पर आकर हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी जितनी भी भाषाएं थी उनका साहित्य इन्होंने घर पर ही पढ़ना शुरू कर दिया। आगे सन 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो ग्रामश्री कविता है, ये लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। तो इन्होंने ग्रामश्री में गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इन कविताओं में किया है। तो समझते हैं हम इन कविताओं के माध्यम से ग्रामश्री का वर्णन। लिखा है, फैली खेतों में दूर तलक, है ना, फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली। मतलब खेतों में दूर तक मखमल जैसी क्या हरियाली फैली हुई है ना। शरद ऋतु का वर्णन किया है कवि ने इसमें। तो वो कह रहे हैं कि खेतों में दूर तक एकदम मखमल जैसी हरी हरी हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। मतलब जिसमें क्या हुआ है? उन हरियाली में सूरज की रोशनी ऐसी लिपटी हुई है, जैसा लग रहा है कि किसी चांदी की जाली में लिपटी हुई हो। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। मतलब जो तिनके हैं, है ना, उनके ऊपर क्या हुआ? बारिश, मतलब ओस की बूंदें जमी हुई है, जिन पे क्या हो रहा है? सूरज की किरणें पड़ रही हैं। तो क्या हो रही है? वो एकदम चमक रही है ना, ट्रांसपेरेंट हो रही है, जिससे पत्तियां जो हरी हरी है, उनका हरा हरा क्या दिख रहा है? रुधिर, हरा हरा रुधिर, मतलब उनका हरा हरा रक्त झलक रहा है। ठीक है, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चर निर्मल चीर फलक। मतलब काले काले बादलों में नीला नीला जो अंबर है, वो क्या हो रहा है? अलग ही दूर तक फैला हुआ चमक रहा है। तो इस कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। तो इन्हें हम समझेंगे कि कवि कहते हैं कि हरी हरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण बड़ा ही मनोरम है। ठीक है, गांव के चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती हैं, तो सूर्योदय के बाद सूर्य की किरणें इन पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि किसी चांदी चमक रहा है। दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूर से कोई चांदी चमक रहा है। ठीक है, नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि सूर्य की किरणें उनके आर पार जा रही है ना। पत्तों के ऊपर जब ओस की बूंदें गिरती है और उसके बाद उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि सूरज की रोशनी पत्तों के आर पार जा रही है। ठीक है, तो उससे क्या लग रहा है? उस पत्तों का जो हरा रंग का रक्त है, उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब हम दूर से इस
दृश्य को निहारते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि नीले रंग का आकाश झुककर हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है ना। बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने वर्णन किया है कि दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो नीला आकाश है उसने अपनी नीली चादर आकाश मतलब नीली चादर हरियाली के ऊपर बिछा दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दूसरा है हमारा, दूसरी लाइन है कविता की। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, मतलब जो धरती है बहुत ही खुश प्रतीत होने लग रही है जब गेहूं में क्या आ गई है, बालियां आ गई है। ठीक है, अरहर सनई की सोने की किणकिणियाँ है शोभाशाली, मतलब अरहर क्या हुई, दाल हो गई। सनई ये भी दाल की एक वैरायटी होती है। सोने की किणकिणियाँ मतलब सोने के जो कण होते हैं, दाल का रंग कैसा होता है, हरे येलो कलर का होता है। तो दूर से ये कैसी लग रही है, सोने की कलियों जैसी चमक रही है। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फली सरसों पीली पीली, तेल की गंध कैसी होती है, तेलाक्त सरसों की जो गंध उड़ रही है पीली पीली सी, कैसी उड़ रही है, तेल की जैसी। लौ हरित धरा के झांक रही, नीलम की कली तीखी नीली, मतलब जो धरती है वो झांक रही है, मतलब आकाश झांक रहा है धरती के अंदर, जो कैसा लग रहा है, नीला नीला लग रहा है। तो इसमें कवि कहते हैं कि फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन किया है ना। फसलों से लदी हुई धरती का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब वो कह रहे हैं खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित या बहुत ही खुश लग रही है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करधनी जैसी लग रही है ना। करधनी मतलब जो कमर में महिलाओं द्वारा पहना जाता है, सोने की करधनी जैसी लग रही है, जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई है। मतलब जो धरती को एक युवती का रूप दिया गया है यहाँ पर, जिसकी कमर में क्या है, करधनी बंधी हुई है और हवा के चलने से हिल हिल कर एक मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। मतलब जैसे जैसे हवा चल रही है तो फसलें भी हिल रही हैं, तो फसलों के हिलने से क्या हो रहा है, एक बहुत ही मनोरम ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ठीक है, सरसों के फूलों के खिल जाने से वातावरण में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल गई है। ठीक है, सरसों खिल गई है, मंद मंद हवा चल रही है, तो उन हवाओं से क्या हो रही है, खुशबू एक जगह से दूसरी जगह फैल रही है, जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इससे क्या पता चल रहा है कि धरती बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न है। इसे हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए टेसू के जो फूल होते हैं उन्होंने भी क्या किया, अपना सर उठाकर वे झांक रहे हैं, है ना। सर उठाकर कहाँ झांक रहे हैं, आसमान की ओर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में गेहूं जौ की बालियां, अरहर और सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल, अलसी की कलियां धरती का क्या कर रही है, सौंदर्य को बढ़ा रही है। कौन कौन सी फसलें, गेहूं की, जौ की, अरहर, सनई, सरसों के पीले फूल, अलसी की कलियां, ये सब क्या कर रही हैं, प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा रही हैं, जिसका वर्णन किसने किया है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने किया है। ठीक है, हमारी अगली कविता है, रंग रंग के फलों में रिलमिल हंस रही हैं सखिया मटर खड़ी। ठीक है, मलमली पेटियों सी लटकी, छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, मतलब रंग बिरंगी तितलियां कहाँ घूम रही हैं, रंग रंग के सुंदर फूलों के ऊपर घूम रही हैं। फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर, मतलब एक जगह से उड़कर दूसरे जगह पर पहुंच रही है। ठीक है, इसमें जानेंगे कि क्या कह रहे हैं, कवि ने रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन इन लाइनों में किया है। अब कवि बोल रहे हैं विभिन्न रंगों के फूलों के बीच में जो खड़ी मटर की फसल है वो क्या कर रही है, वो मुस्कुरा रही है, जैसे कि कोई उसकी सहेली सज धज के तैयार होकर आई होगी, है ना। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि जो सरसों के खेतों के बीच में मटर की कलियाँ लगी हुई हैं वो ऐसी लग रही है जैसे कि उसकी कोई सहेली तैयार होकर आई हो। ठीक है, तो सारी सखियां उसे देखकर क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है ना। जैसे कि कोई एक फ्रेंड तैयार होकर आई है तो बाकी जो फ्रेंड है वो लोग भी क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है। इन्हीं के बीच फसलों की बीज से लदी लड़ियां भी खड़ी है, मतलब उन्हीं के बीच में क्या है, फसलों के बीजों से, फसल जो है वो बीज से भरे हुए हैं और उनकी लड़ियाँ क्या है, खड़ी हुई है। इन सब के बीच कई तरह की रंग बिरंगी तितलियाँ एक दूसरे से फल तक
फूल तक उड़ उड़ कर जा रही है, मतलब तितलियाँ क्या कर रही हैं, एक फूल से उड़ के दूसरे फूल पर जा रही है। यह दृश्य ऐसा लग रहा है जैसे कि खुद फूल ही उड़ उड़ कर एक दूसरे तक जा रहे हैं। मतलब ये दृश्य इतना सुंदर लग रहा है कि मानो एक फूल दूसरे फूल तक उड़कर खुद ही पहुंच रहा है। ठीक है, इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है। मतलब इन ये सारी कल्पना कर रहे हैं कवि, तो इनसे ऐसा लग रहा है कि कल्पना क्या हो गई है, एकदम जागृत हो गई है ना। उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बहुत ही मनभावन चित्रण किया है। मतलब एकदम जीवित चित्रण उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किया है। तो आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं, अब रजत स्वर्ण मंजीरियों से लद गई आम तरू की डाली। स्वर्ण रजत मतलब स्वर्ण मतलब चांदी जैसी जो रंग होती है, उनसे अब क्या लद गई है, आम की डालियाँ लद गई हैं। झर कर ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। मतलब इनके कारण क्या हो गई है, कोकिला मस्त होकर गाने लगी है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल के झरबेरी झूली, है ना। फूले आड़ू नींबू दोडिम, आलू गोभी बैगन मूली। मतलब यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जैसे ही वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन इन्होंने यहाँ पे इस कविता में किया है। कवि बोल रहे हैं कि आम की पेड़ों की जो डालियाँ हैं वो चांदनी रंग की आम की बोरों से क्या हो गई है, लद गई है। मतलब उसके ऊपर क्या हो गए, आम में अब बोर आने लगे हैं। ठीक है, पतझड़ के कारण ढाक पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही है। मतलब पतझड़ में क्या होता है, सारे पीपल सारे नीम ये सब अपनी पत्तियां क्या करने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। इन सब से क्या हो जाती है, कोयल मस्त होकर अपना मधुर संगीत सुनाने लगती है लोगों को। पूरे वातावरण में कटहल की खुशबू घूमने लगती है, जिसे आप महसूस भी कर सकते हैं। और आधे पके पके कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। मतलब कच्चे जामुन हर जगह आपको दिखाई देने लगते हैं आधे पके हुए से, है ना। झरबेरी बेरों से लद चुकी है। झरबेरी मतलब जो बेरों के जो पेड़ होते हैं वो बेरों से लद चुके हैं, है ना। खेतों में कई तरह की फल और सब्जियां उग चुकी हैं, जैसे कि आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन, मूली, ये सारे उग चुके हैं। और ये क्या कर रहे हैं, प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगली लाइन है हमारी, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चिट्टियाँ पड़ी, है ना। अमरूदों में क्या हो गई हैं, अब लाल लाल चिट्टियाँ पड़ चुकी हैं, है ना। पक गए सुनहरे मधुर बेर, मतलब अब मधुर बेर जो मीठे मीठे बेर होते हैं वो भी अब पक चुके हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी, मतलब आंवले भी अब, है ना, आंवले भी अब पक चुके हैं, पूरी दाल उनसे लद गई है। लहलक पालक महमा धनिया, मतलब पालक लहलाने लगी है और धनिया महकने लगी है। लौकी और सेम फली फैली, मतलब लौकी, सेम, फली ये सब क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, है ना। टमाटर भी अब लाल हो चुके हैं और मिर्चें भी क्या हो गई है ना, ऐसा लग गया है कि किसी बड़ी थैली की तरह लग गए हैं। मिर्चों के जो गुच्छे हैं वो हमें अब कैसे लग रहे हैं, एक थैली की तरह लग रहे हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि अमरूदों के पेड़ पर अब फल लग चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई देने लगे, जिससे क्या पता चल रहा है कि अमरूद अब पूरी तरह से पक चुके हैं। ठीक है, और पक्के कैसे हो गए हैं, मीठे हो चुके हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं और आंवले के जो फल हैं उनकी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हुए हैं। मतलब आंवले के जो फल हैं वो ऐसे लग रहे हैं पेड़ों में जैसे कि किसी गहने में बहुत सारे मोती लगे हुए हों। ठीक है, पालक के खेत, पूरे पालक खेत में लहलहा रही हैं और धनिया से पूरा वातावरण कैसा हो रहा है, पूरा वातावरण सुगंधित हो रहा है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई है ना। मतलब लौकी की लता, लौकी की बेला होती है और सेम की भी बेलाएं होती है, तो वो क्या हो गई है, वो पूरे खेतों में फैल चुकी है ना। और टमाटर पककर मखमल की तरह लाल हो गए हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि किसी ने ज़मीन पर मखमली चादर बिछा दी हो। पेड़ों पर जो हरी मिर्ची हैं वो ऐसी लग रही है जैसे कि जो बड़ी सी थैली है, बड़ी सी थैली की तरह उन्होंने अपना आकार ले लिया है, किन्होंने, मिर्चियों ने। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, मतलब जो बालू है गंगा के किनारे की वो ऐसी लग रही है कि सांपों की तरह, है ना। उनके निशान एकदम सांप की तरह अंकित हो रहे हैं वहाँ पर, है ना, बालू के जो निशान हैं।
सुंदर लगती सरपत छाई तट पर तरबूजों की खेती, मतलब तट पर जो तरबूजों की खेती है वो बहुत ही सुंदर लग रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, मतलब अपनी उंगलियों से बगुले ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वे कंघी कर रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती है सोई, मतलब जो जल में तैरने वाले जानवर या पक्षी होते हैं, सुरखाब पुलिन मगरोठी पर क्या हुई है, सोई हुई है। ठीक है, तो इसका सारांश भावार्थ जानते हैं। तो कवि ने क्या किया, गंगा के तट का सौंदर्य का, गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो पंत जी कहते हैं गंगा के किनारे जो रेत है वो टेढ़ी मेढ़ी सी ऐसी लग रही है जैसे उस पर किसी सांप ने अपने निशान छोड़ दिए हो। ठीक है, रेत मतलब बालू की रेत जो धूप पड़ रही है उस पर वो चमक रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर सांपों ने अपने निशान छोड़े हों। ठीक है, उस रेत पर पड़ती हुई सूरज की रंग बिरंगी किरणें नज़र आ रही है ना, बालू पर जो सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो उससे बालू क्या हो रही है, रंग बिरंगी चमक रही है ना। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है ना। अब तरबूजों की खेती कहाँ पर होती है, नदियों के किनारे होती है ना। तो कवि ने यहाँ पे गंगा के सौंदर्य का वर्णन घास और तरबूजों के माध्यम से किया है। ठीक है, तो वे कह रहे हैं कि तरबूजों की खेती वहाँ पर बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। गंगा के तट पर शिकार करते हुए बगुले अपने पंजों से कलगी को ऐसे सवार रहे हैं जैसे ऐसा लग रहा है कि वे अपनी कंघी कर रहे हैं, अपनी कलगी को वे सवारते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि वे कंघी कर रहे हैं। सुरखाब या चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरोटी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। सुरखाब पक्षी और चकवा पक्षी क्या हो रहे हैं, ये जलों में तैर रहे हैं और मगरोटी वहाँ पर क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी अगली लाइन है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। ठीक है, भीगी हरियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, है ना। मरकट डिब्बों सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नम आच्छादन, निरुपम हिमात में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन, मतलब गांव का इतना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है जिसपे गांव के व्यक्ति का, हर व्यक्ति का मन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। अब इन लाइनों को हम समझते हैं कि कवि कह रहे हैं कि गांव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूरज की किरण खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वो इस तरह से चमक उठती है जैसे कि दोनों खुशी से झूम रहे हैं, है ना। ठंड में क्या होता है, जब हम बाहर निकलते हैं और सूरज की किरणें पड़ती है तो ये कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है हमें भी, है ना। तो कवि को ये दोनों कैसे लग रहे हैं, दोनों ही आलस्य से भरे हुए प्रतीत हो रहे हैं, है ना। और कवि कह रहे हैं कि सर्दी की रात ओस के कारण भीगी हुई सी जान पड़ती है, मतलब सर्दी में आप देखेंगे कि फूल पत्तियों सब पर क्या जम जाता है, ओस की बूंदें जम जाती है ना। तो कैसी लगती हैं, भीगी हुई सी लगती है, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए से लग रहे हैं ना। तो उन पे जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो कैसे लगती हैं, चमकने लगते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो तारे किसी सपने में खोए हुए हैं, है ना। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, मतलब वातावरण में इतना सुंदर मनोरम दृश्य हो गया है तो पूरा गांव ऐसा लग रहा है कि किसी रत्न या किसी सोने या चांदी की तरह वो चमकता हुआ सा लग रहा है। जैसे नीले आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी हो, मतलब पूरे गांव को आकाश ने अपनी चादर से ढक दिया हो। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में क्या हो जाती है, बहुत ही शांति, बहुत ही सुकून वाला माहौल प्रतीत हो रहा है, जिससे गांव के लोग बहुत ही खुश, बहुत ही प्रभावित लग रहे हैं, है ना। तो बच्चों इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। बच्चों मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए आप इसी चैप्टर को रिवाइज करते रहिए और आपको जो भी डाउट हो आप हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पर विज़िट कर सकते हैं और अपने कोर्स के रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी हो वो आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। जब तक के लिए बच्चों थैंक यू, मिलते हैं अगले